नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जिसमें अब तक अपने ने 7 अच्छे लेक्चर्स कर लिए हैं। आज मैं आपके लिए 20 अच्छे क्वेश्चंस और लेके आया हूं जो आपके नॉलेज में 101% इम्प्रूवमेंट करके छोड़ेंगे। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का MCQ 8 नंबर पार्ट अपने स्टार्ट करते हैं। देखो, केमिस्ट्री का जो MCQ 8 नंबर पार्ट है, इसमें आज 20 अच्छे क्वेश्चन और करते हैं और उन क्वेश्चनों से रिलेटेड भी कुछ अच्छे क्वेश्चन साथ साथ में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा द्रव धातु है ना? द्रव धातु मतलब लिक्विड मेटल कौन सी है? लिक्विड मेटल इनमें से कौन सी है? ब्रोमीन जिसका सिंबल होता है Br, जल जिसका सिंबल होता है H2O, मरकरी जिसका सिंबल होता है Hg, फॉस्फोरस जिसका सिंबल होता है P। एक तो ये बात अपने ने देखी। क्वेश्चन क्या है? द्रव धातु कौन सी है? तो मरकरी जो होती है वो क्या होती है? एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेता कि द्रव अधातु कौन सी है? द्रव अधातु कौन सी है ना? लिक्विड नॉन मेटल कौन सी है? तो उस समय आपको आंसर देना था ब्रोमीन। क्या आंसर देना था? ब्रोमीन। अब देखो, मरकरी से रिलेटेड मैं कुछ बातें और बताता हूं। मरकरी है वो एक द्रव अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे का ताप मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मरकरी का जो गलनांक होता है, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट जो होता है मरकरी का, वो कितना होता है? वो होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड। एक HgS जिसे अपने बोलते हैं मरकरी सल्फाइड। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा सिंदूर का सूत्र क्या है? तो सिंदूर जो होता है वो क्या होता है? HgS होता है। HgS मरकरी सल्फाइड, इसे ही अपने क्या बोलते हैं? सिंदूर बोलते हैं, है ना? मरकरी सल्फाइड, इसे ही अपने क्या कहते हैं? सिंदूर कहते हैं। इसे ही अपने क्या कहते हैं? सिंदूर के नाम से जानते हैं। और एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, मरकरी जो होती है वो धातु के साथ में मिलकर, मेटल के साथ में मिलकर, धातु के साथ में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाती है, एक उत्पाद बनाती है जिसे अपने बोलते हैं अमलगम। मरकरी किसी भी धातु के साथ में मिलेगी ना, तो जो उत्पाद बनेगा उसे अपने क्या बोलेंगे? उसे अपने अमलगम बोलेंगे, अमलगम, है ना? लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, मरकरी लोहे के साथ में कभी भी अमलगम नहीं बनाती है। इसलिए मरकरी को अपने लोहे के पात्र में रखते हैं क्योंकि लोहे से क्रिया नहीं करती है ना? मरकरी और लोहे को अगर आप मिलाओगे ना तो अमलगम नहीं बनेगा। बाकी आप किसी भी धातु के साथ में मिलाओगे ना तो जो उत्पाद बनेगा उसे अपने अमलगम कहेंगे, लेकिन लोहे के साथ में अमलगम नहीं बनाती है। जैसे मरकरी और चांदी को मिलाएंगे ना तो इस अमलगम को अपने बोलेंगे सिल्वर अमलगम। क्या बोलेंगे? सिल्वर अमलगम कहेंगे। ये जो सिल्वर अमलगम होता है ना, इसका यूज दांतों का गैप भरने में करते हैं। दांतों का गैप भरने में इसका यूज किया जाता है। दांतों का जो गैप होता है उसको भरने में हम सिल्वर अमलगम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिल्वर अमलगम का यूज करते हैं। तो मरकरी की जब बात आई तो कुछ बातें आपने ने देखी। मरकरी 39 डिग्री सेंटीग्रेड, सिंदूर का सूत्र HgS होता है। मरकरी धातुओं के साथ में क्रिया करके अमलगम बनाती है, लेकिन लोहे के साथ में अमलगम नहीं बनाती है। मरकरी का ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपांशन अच्छा होता है, इसलिए इसे थर्मामीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर, बैरोमीटर में क्या होता है? भरा जाता है ना? मरकरी को। ठीक है, जल तो एक यौगिक हो गया, ये तो धातु अधातु में आता ही नहीं है, तो ये तो कट गया। ब्रोमीन एक अधातु है। अगर द्रव अधातु पूछ लेते तो अपने ब्रोमीन करते। और फास्फोरस भी एक अधातु है। फास्फोरस को अपने पानी में रखते हैं, है ना? एक क्रियाशील धातु है, इसलिए इसको पानी के अंदर रखा जाता है। चलो आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल, अम्ल मतलब एसिड, कौन सा ऐसा एसिड है जो नेटल बिच्छू के पेड़ में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू के पेड़ में पाया जाता है? तो उस समय अपने को आंसर देना होता है मेथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। इसे अपने मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। इसे फार्मिक अम्ल भी कहते हैं।
अच्छा, फार्मिक अम्ल जो है वो और कहाँ पे पाया जाता है? चींटी हो गई, मधुमक्खी हो गई, है ना, चींटी, मधुमक्खी, इनके डंक में भी क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी, मधुमक्खी, इनके डंक में भी क्या पाया जाता है? फार्मिक एसिड पाया जाता है। जब चींटी काटती तो जलन होती है ना, वो जलन फॉर्मिक एसिड के कारण, फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। ठीक है, तो नेटल के पेड़ में भी क्या है? मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। अच्छा, बाकी ऑप्शन को भी थोड़ा देख लेते हैं। सिट्रिक एसिड की बात करें तो खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। खट्टे फल होते हैं उनमें भी क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। जैसे नींबू, संतरा, केरी, इन सब में क्या है? सिट्रिक एसिड है। एथेनोइक एसिड की बात करें, एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। एथेनोइक एसिड को अपने एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसे एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, एसिटिक अम्ल भी इसे कहा जाता है ना। एथेनोइक अम्ल जिसे हम एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। और इसका जो यूज होता है ना, एथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड है, इसका जो यूज होता है वो विनेगर में होता है। विनेगर, विनेगर जिसे अपने बोलते हैं सिरका। सिरके में किसका यूज होता है? एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड का यूज होता है सिरके में, विनेगर में। ठीक है, फिर बात आती है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और कपड़ों पे अगर स्याही के धब्बे लग गए हैं उनको मिटाने के लिए, इंक के स्पॉट्स को, स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए भी हम ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं। तो सारे अम्लों को अपने ने देखा। यहाँ पे जो आंसर था वो था मेथेनोइक अम्ल, जिसे अपने फार्मिक अम्ल बोलते हैं। चींटी, मधुमक्खी के डंक में भी फॉर्मिक एसिड होता है जिसके कारण अपने को जलन होती है। फॉर्मिक अम्ल अपने तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड होता है। एथेनोइक एसिड जिसे एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, विनेगर, सिरके में ये एसिटिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है ना। और इसी ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग स्याही लगे धब्बों को मिटाने में किया जाता है। कपड़ों पे अगर स्याही के धब्बे हो गए हैं उनको मिटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का यूज करेंगे। समझ में आई कहानी? सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया और इससे रिलेटेड कुछ और भी बातें आपने ने सीखी। चलो, निम्नलिखित में से पर्ल ऐश मुक्त भस्म किसे कहा जाता है? देखो, इसका आंसर होगा K2CO3 जिसे अपने पोटेशियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका नाम क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट। इस पोटेशियम कार्बोनेट को अपने मुक्त भस्म भी बोलते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट को मुक्त भस्म भी कहते हैं। Na2CO3 ये हो गया आपके सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, है ना। ये हो गया आपके सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया आपके कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हो गया आपके कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला ऐसे होता Na2CO3.10H2O तो इसे अपने क्या बोलते हैं? इसे अपने वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। तो कपड़े धोने का सोडा कौन सा हो गया? Na2CO3.10H2O। ये सोडियम जो बाइकार्बोनेट है इसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसे हम बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। इसे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। और CaCO3 ये किसका फॉर्मूला होता है? ये मार्बल संगमरमर का फॉर्मूला है। मार्बल संगमरमर का फॉर्मूला है। संगमरमर मार्बल का फॉर्मूला है। तो निम्नलिखित में से पर्ल ऐश किसको कहते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट को, K2CO3। पोटेशियम कार्बोनेट को हम पर्ल ऐश के नाम से जानते हैं, है ना। मोती जैसे व्हाइट व्हाइट होती है ना, पर्ल ऐश के नाम से जानते हैं। चलो, मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम है मरकरी सल्फाइड। अभी मैंने बताया था मरकरी सल्फाइड जिसे सिंदूर भी कहा जाता है, जिसे हम HGS भी कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, इसका जो सामान्य नाम होता है वर्मिलियोन। सामान्य नाम क्या है? वर्मिलियोन। मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं CH4 मेथेन को, है ना। मोहर लवण का सूत्र पूछ लेते हैं। मोहर लवण है, उसका सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस, FeSO4 का
होल ट्वाइस डॉट 6H2O। ये किसका फॉर्मूला होता है? मोहर लवण का होता है। NH4 का होल ट्वाइस FeSO4 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O, ये मोहर लवण का फॉर्मूला होता है। लिख लेना, अगर आपके नोटबुक में नहीं लिखा हुआ है तो इसको लिख लेना। पोटेस फिटकरी, ये फिटकरी का फोटा है, इसे पोटास एलम भी बोल देते हैं अपने, है ना। फिटकरी है ये, फिटकरी, है ना। पोटास एलम इसको अपने कह देते हैं, है ना। और एग्जाम में फिटकरी का भी फॉर्मूला पूछ लेते हैं, है ना। फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। K2SO4 डॉट L2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये किसका फॉर्मूला है? ये फिटकरी का फॉर्मूला है। जबकि मोहर लवण का सूत्र क्या होता है? NH4 का होल ट्वाइस FeSO4 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O। और HGS मरकरी सल्फाइड, है ना, जिसे अपने सिंदूर भी कहते हैं, है ना। सिंदूर का फॉर्मूला भी यही होता है। इसे वर्मिलियोन के नाम से भी जाना जाता है। चलो आगे चलते हैं। कार्बन का लगभग शुद्ध रूप क्या है? देखो, डीजल कार्बन का शुद्ध रूप नहीं होता है, पेट्रोल भी नहीं होता है, कोयला भी नहीं होता है, कोक होता है। कोक, कोक जो होता है ना, उसे स्मोकलेस कोल के नाम से भी जाना जाता है। स्मोकलेस कोल के भी नाम से जाना जाता है। कोक जो होता है उसे धुआं रहित कोयला भी कहते हैं। कोक को हम धुआं रहित कोयला भी कहते हैं। किसको? कोक को। कोक को हम धुआं रहित कोयला, स्मोकलेस कोल के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा? कोक, है ना। इससे अशुद्धियां हटा दी जाती हैं और ये कार्बन का लगभग शुद्धतम रूप है। लगभग इसमें 95 से 98% तक कार्बन होता है। चलो आगे चलते हैं। ताप को मापने के सामान्य पैमाने क्या है? डिग्री सेल्सियस ताप को मापने का पैमाना है। डिग्री फ़ारेनहाइट ये भी ताप को मापने का पैमाना है। केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लगाते हैं, ये भी ताप को मापने का पैमाना है। तो उपरोक्त तीनों जो हैं वो ताप को मापने के पैमाने हैं। और तीनों में देखो संबंध भी पूछे जाते हैं, तो संबंध अपने इस फॉर्मूले से लिखते हैं, है ना। ये जो संबंध होता है वो इस फॉर्मूले से लिखा जाता है ना। ये संबंध किसका है? ये डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन का आपस में रिलेशन है ना। C-0/100, F-32/180 और K-273/100। तो उपरोक्त तीनों डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन है, वो ताप को मापने के सामान्य पैमाने हैं। चलो, किसे अम्लीय वर्षा कहते हैं? देखो, जो बारिश होती है उसका pH 7 होता है, यानी बारिश के पानी को शुद्ध माना जाता है। जिसका pH 7 होता है ना, वो एकदम मतलब न्यूट्रल है, ना तो वो अम्लीय है ना वो क्षारीय, इतना आपको पता है। लेकिन वही बारिश का पानी अगर उसका pH 5.6 से कम है ना, तो ऐसे बारिश के पानी को हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं, एसिडिक रेन बोलते हैं। और इसी एसिडिक रेन के कारण क्या है, जो ताजमहल है उसका जो रंग है वो पीला पड़ता जा रहा है, जिसे हम स्टोन कैंसर के नाम से भी जानते हैं। यानी वो ताजमहल को जो रोग हो गया जिसके कारण उसका रंग पीला पड़ता जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? स्टोन कैंसर कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा की बात करें, एसिडिक रेन की बात करें, एसिडिक रेन की बात करें, अम्लीय वर्षा की बात करें, तो वर्षा के जल की pH का मान जब 5.6 से कम हो तो ऐसी वर्षा को अपने क्या बोल देते हैं? अम्लीय वर्षा बोल देते हैं। और अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल का रंग पीला होता जा रहा है, इस रोग को अपने ने स्टोन कैंसर कह दिया। वर्षा के जल के pH का मान 8.6 से कम हो, ये गलत है। वर्षा के जल के pH का मान 4.2 से कम हो, गलत है। सभी गलत है। नहीं, वर्षा के जल का pH का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। चलो, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? इसको अपने बोलते हैं यशद लेपन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन, है ना। गैल्वेनाइजेशन, लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाना अपने यशद लेपन, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिसके कारण लोहे पर
जंग नहीं लगती है। क्या नहीं लगती है? जंग नहीं लगती है। अमलगम नहीं बोलते। अमलगम तो मैंने अभी आपको बताया था किसको बोलते हैं, जब मरकरी की क्रिया किससे करवाए? मेटल से। जब मरकरी की क्रिया मेटल से करवाते हैं तो अमलगम बनता है, जिसमें Fe नहीं होता है। Fe कभी भी अमलगम नहीं बनाता है, आयरन कभी भी। एनोड पंख ये गलत है ना। सहसंयोजी आबंध ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या? यशद लेपन, गैल्वेनाइजेशन, है ना। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर अपने जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। इसे ही गैल्वेनीकरण, यशद लेपल या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिसे जस्तीकरण भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, चलो। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है? देखो, आधुनिक आवर्त सारणी आपने देख रखी होगी। इस टाइप की आधुनिक आवर्त सारणी होती है ना। अपने अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं, बाएं से दाएं ओर जाते हैं, तो उनको अपने बोल देते हैं पीरियड, आवर्त कह देते हैं। उन्हें हम क्या कह देते हैं? आवर्त, जिन्हें हम बोलते हैं पीरियड, राइट। और ऊपर से नीचे जाते हैं, है ना, ऊपर से नीचे, उनको बोल देते हैं ग्रुप। क्या बोल देते हैं? ग्रुप, जिन्हें हम बोल देते हैं वर्ग। तो आवर्त सारणी में जो वर्ग होते हैं ना, वो तो होते हैं 18, और आवर्त होते हैं वो कितने होते हैं? 7। ऐसे जो होंगे वो कितने होंगे? 7, और वर्ग कितने होंगे? 18। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा जाता है? तो ऐसी कितनी है? 7 है। अगर आवर्त पूछ लेता तो अपने वर्ग पूछ लेता तो आपने क्या करते? 18 करते। क्वेश्चन समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, रासायनिक रूप से साबुन होता है। देखो, साबुन जो होता है वो उच्च वशीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन जो होते हैं वो उच्च वशीय अम्लों के क्या होते हैं? सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, तो वसा अम्लों के सोडियम लवण है, ये साबुन की परिभाषा होती है। जैसे आपने सुन रखा होगा, है ना, उच्च वशीय अम्ल, हाईली फैटी एसिड, आपको कुछ याद रखने हैं। उच्च वशीय अम्ल कौन कौन से हो गए? उच्च वशीय अम्ल की मैं बात करूं, हाईली फैटी एसिड की मैं बात करूं, तो आपके हो गए उच्च वशीय अम्लों में ओलिक अम्ल, ये उच्च वशीय अम्ल है ना। ओलिक अम्ल, ऑयलिक एसिड, आपके पामिटिक अम्ल, पामिटिक एसिड, पामिटिक अम्ल जो है, पामिटिक एसिड है वो उच्च वशीय अम्ल है। आपके स्टेरिक एसिड, है ना, स्टीयरिक एसिड, स्टीयरिक एसिड जो है वो भी उच्च वशीय अम्ल है ना। हाईली फैटी एसिड है, हाईली फैटी एसिड है। इनकी जब क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो अपने को साबुन प्राप्त होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाओगे तो आपको, है ना, कपड़े धोने वाली साबुन प्राप्त होगी, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाओगे तो नहाने वाली साबुन प्राप्त हो जाएगी। तो उच्च वशीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। क्रिया करवाओगे तो जैसे पामिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाओगे ना, तो जो साबुन बनेगी उसे कहेंगे सोडियम पामिटेट, है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाओगे तो उसे कहेंगे पोटेशियम पामिटेट, है ना। तो ऐसे, तो जो साबुन है उसकी परिभाषा क्या है? ये उच्च वशीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। तो उच्च वशीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण है, बी सबसे सही आंसर है। सल्फ्यूरिक अम्ल गलत है, कार्बन गलत है, सोडियम कार्बोनेट गलत है। चलो आगे चलते हैं। चांदी के आभूषणों का लंबे समय बाद काला पड़ जाना कैसी प्रक्रिया है? तो उस समय आंसर देना होता है ऑक्सीकरण, जिसे आपने कहते हैं ऑक्सीडेशन, है ना। 3 अभिक्रिया आप ध्यान रखना, जो कि ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीकरण होगी, है ना। पहली अपने को ध्यान में रखनी है वो है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, लोहे को आप वायु में खुला छोड़ दोगे तो उस पर क्या होगी? जंग लग जाएगी। ठीक है। दूसरी है आपके तांबे पर हरी परत का बनना, तांबे पर हरी परत का बनना। तीसरा है ना, चांदी का काला पड़ना, है ना। उपरोक्त जो तीनों क्रिया है, उपरोक्त तीनों जो अभिक्रिया है, उपरोक्त तीनों जो अभिक्रिया है
वो क्या है बताओ? वो है ऑक्सीडेशन, वो है ऑक्सीडेशन, जिसे अपने बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, उपरोक्त तीनों अभिक्रिया जो है वो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है। तो यहाँ पर तो एक पूछ लिया, तांबे पर हरी परत का बनना, लोहे पर जंग लगना भी पूछे तो ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। चांदी के आभूषणों का लंबे समय बाद काला पड़ जाना क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये अपचयन नहीं है, भौतिक नहीं है, रासायनिक नहीं। परिवर्तन तो रासायनिक परिवर्तन है। ये परिवर्तन कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन सबसे सही आंसर है। ऑक्सीकरण क्या है ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर्स में, प्रैक्टिस सेशन में भी मैंने बताया था। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है, और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है? ऑक्सीडेशन है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक का गुण नहीं है? उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकती है। नहीं है पूछा है अपने से, तो ये सही बात है। उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था बदल सकती है। उत्प्रेरक की रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना? ये बात बिल्कुल सही है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ करता है। तो यहां पर देखो, उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था जो है वो बदल सकती है। ये भी सही है, ये भी सही है ना? ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था। देखो, उत्प्रेरक जो होता है ना, वो किसी भी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकता है। वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो पहला सही होगा। उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था बदल सकती है ना? उत्प्रेरक की रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। उत्प्रेरक होता है, उसके रासायनिक संगठन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ करता है ना? उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। तो सबसे सही आंसर है यहाँ पर द, बाकी ये सब सही है। देखो, उत्प्रेरक होता है ना, वो अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, अभिक्रिया की दर को बदल सकता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है और घटा सकता है ना? उत्प्रेरक धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा द। चलो, जैव उत्प्रेरक का उदाहरण निम्न में से कौन है? जैव उत्प्रेरक जिसे अपने बोलते हैं बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट, जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक का सबसे सही एग्जाम्पल होता है एंजाइम। जैसे आपके मुंह में लार होती है, लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, वो एक जैव उत्प्रेरक है जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, ठीक है। अपने शरीर में पेप्सिन रेनिन नाम के एंजाइम पाए जाते हैं, वो जैव उत्प्रेरक है जो प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं। अपने शरीर में माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, इस टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं जो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज आदि को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। तो अपने शरीर में जो एंजाइम्स हैं वो एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक है। कैसे उत्प्रेरक है? बायोकैटालिस्ट है। तो यहां पर आंसर होगा स, ठीक है। 13वां क्वेश्चन समझ में आया? चलो, पारदर्शी साबुन के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है सिरका। गलत। सिरका जिसे अपने विनेगर कहते हैं, क्या बोलते हैं? विनेगर। सिरका तो होता है वो खट्टेपन के लिए यूज करते हैं, अपने चाट के ठेलों पे जाते हैं, चाउमीन वगैरह खाते हैं तो उसमें खट्टापन कम होता है तो वो सिरका डाल देते हैं। मोम भी नहीं, फिनोल भी नहीं, है ना? फिनोल भी नहीं, क्या है? एथेनॉल। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए आप या तो उसमें एथेनॉल मिलाओगे या क्या मिलाओगे? ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन मिलाते हैं तो वो साबुन कैसे हो जाती है? पारदर्शी हो जाती है। या एथेनॉल मिला दो। तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का यूज किया जाता है। कृत्रिम आंसू, आर्टिफिशियल जो टीयर्स होते हैं, जैसे नाटक में, पिक्चर्स में जो रोने वाले आंसू होते हैं वो वास्तविक नहीं होते हैं। ग्लिसरीन डाल के आंसुओं का निर्माण किया जाता है। कुछ एक्टर तो वास्तव में वास्तविक आंसू भी ला लेते हैं, है ना? परंतु ज्यादातर एक्टर्स होते हैं वो ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल का यूज करते हैं। ऐसे आंसू को कृत्रिम आंसू बोलते हैं। तो पारदर्शी साबुन बनाने में एथेनॉल और ग्लिसरॉल दोनों का यूज कर सकते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई? चलो, KbF4 में B का ऑक्सीकरण अंक है। K क्या होता है बताओ? ये एक्चुअल में है ऐसे, देखो KbF4 में B का ऑक्सीकरण क्या है? K मतलब क्या हो गया? पोटेशियम। पोटेशियम का होता है +1, B का अपने को निकालना है। फ्लोरीन का होता है -1, फ्लोरीन है 4, और इन सब का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा? 0। तो सोल्व करो, +1 + B, और ये क्या हो गया? -4 = 0।
तो ये क्या हो गया, -4 उधर गया तो +4 और +1 है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो बी का ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया, +3। यहाँ पर आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, ए क्या है, +3 जो बी का ऑक्सीकरण अंक है। चले आगे, समझ में आया, पोटेशियम का +1, फ्लोरीन का -1, सोल्व किया तो आंसर आ गया +3। चलो, निम्नलिखित में से वायु क्या है। देखो, वायु क्या एक यौगिक होती है, नहीं। यौगिकों में जो भी पदार्थ होते हैं उनका अनुपात निश्चित होता है, लेकिन वायु में जो चीजें मिली हुई है उनका अनुपात निश्चित नहीं है। तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है, और वायु कैसा मिश्रण है, एक समांगी मिश्रण है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें सभी जगह पर आपको संगठन समान मिलेंगे। तो वायु क्या है, एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है। वायु क्या है, एक मिक्सचर है, मिश्रण है। और कैसा मिश्रण है, तो उस समय आंसर देना होता है यह एक समांगी मिश्रण है ना। कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, एक होमोजीनस मिक्सचर है। यौगिक नहीं है ना। यही अगर आपको पूछ ले धुआं क्या है, तो धुआं भी मिश्रण है, लेकिन धुआं मिश्रण होता कैसा है, धुआं विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है ना। हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। कौन, धुआं, है ना। यौगिकों में अनुपात निश्चित होते हैं, अनुपात जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। जैसे जल क्या है, यौगिक है ना, ठीक है। मिश्रण के देखो उदाहरण बहुत अच्छे अच्छे हैं, पेपर में फंसाता है। वायु एक मिश्रण होता है, अपना जो रक्त होता है वो भी क्या है, मिश्रण है। बारूद है, बारूद भी एक मिश्रण होता है, परंतु वो विषमांगी मिश्रण में आ जाता है ना। बारूद विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है ना। कांच होता है वो मिश्रण है, कांच क्या है, मिश्रण है। आपके वायु हो गया, रक्त हो गया, कांच हो गया, बारूद हो गया, ये सब किस में आते हैं, मिश्रण में आते हैं, यौगिक में नहीं आते। यौगिक में क्या है, सिलिका SiO2 यौगिक है, जल यौगिक है, ग्लूकोज है C6H12O6 यौगिक है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फिक्स अनुपात होता है, ये है। तत्व और अधातु ये वायु नहीं है ना। वायु में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसें ये होती हैं, ये एक प्रकार का मिश्रण है और समांगी मिश्रण है, सभी जगह पर संगठन समान पाया जाएगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, तत्व एलिमेंट। एलिमेंट की एक खासियत होती है कि इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अन्य पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है ना। और एक ही प्रकार के परमाणुओं से ये मिलकर बने हुए होते हैं। तो देखो, कांसा जो है ना, कांसा जिसे अपने ब्रोंज कहते हैं, ब्रोंज, ये क्या है, ये एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु। यह एक मिश्र धातु होती है दोस्तों, एलॉय होती है, जो तांबा और टिन से मिलकर बनी हुई होती है। किन से मिलकर बनी हुई होती है, तांबा और टिन से मिलकर बनी हुई होती है ना। एल्यूमिनियम, मरकरी का सिंबल होता है Hg और सोडियम का सिंबल होता है Na, है ना। तो ये एल्यूमिनियम है वो एक धातु है, मरकरी एक धातु है, सोडियम भी एक धातु है, मेटल है। लेकिन कांसा है वो क्या है, वो ये धातु है और ये तत्व भी है। देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम, Hg, Na, ये क्या है, एलिमेंट है, तत्व है। लेकिन कांसा क्या है, कांसा तत्व नहीं है, ये एक मिश्र धातु है, इसमें 2 से अधिक तत्व क्या है, मिले हुए हैं, है ना। तो कांसा यहाँ पर सबसे सही आंसर होगा, है ना। 2 आपको मिश्र धातुएं याद रखनी है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है सबसे ज्यादा। कांसा जिसे अपने बोलते हैं ब्रोंज, जो आपके कॉपर और टिन से मिलकर बनी है। और एक याद रखना है पीतल, है ना, पीतल जिसे अपने ब्रास कहते हैं, ब्रास, है ना। ये किससे मिलकर बना होता है, ये तांबा और जिंक जिसे अपने जस्ता बोलते हैं उससे मिलकर बना हुआ होता है। कॉपर का सिंबल Cu होता है और जिंक का सिंबल Zn होता है। तो ब्रांज जो कांसा है वो एक मिश्र धातु है जो कि कॉपर और टिन से मिलकर बनी है, और पीतल है वो भी एक मिश्र धातु है जो कॉपर और जिंक से मिलकर बनी हुई होती है। तो 17वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। एल्यूमिनियम, मरकरी, सोडियम वो एलिमेंट है, कांसा एलिमेंट नहीं है, एक मिश्र धातु है, एलॉय है। एलॉय मिश्र धातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलॉय, एक एलॉय है। चलो
18वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उपधातु है, उपधातु जिसे अपने बोलते हैं मेटलॉइड। उपधातुएं वे होती हैं जिनमें धातु व अधातु दोनों का क्या है, गुण पाया जाता है ना। तो निम्न में से कौन सी उपधातु है, आर्सेनिक, मरकरी, आयरन या ऑक्सीजन। आर्सेनिक जिसे अपने AS के नाम से जानते हैं, मरकरी जिसे अपने Hg के नाम से जानते हैं, आयरन जिसे अपने Fe के नाम से जानते हैं और ऑक्सीजन जिसे अपने O के नाम से जानते हैं। तो आर्सेनिक जो होती है वो क्या होती है, उपधातुएं होती है। उपधातुएं कौन कौन सी हैं मैं लिख देता हूं, है ना। एस्टेटाइन है वो उपधातु है, टेलुरियम है वो उपधातु है ना। एंटीमनी है वो उपधातु है, जर्मेनियम है वो उपधातु है, पोलोनियम है वो उपधातु है, बोरोन है वो उपधातु है ना। आपके आर्सेनिक है वो उपधातु है और सिलिकॉन है वो उपधातु है ना। तो ये 8 मैंने आपके सामने लिखी है वो क्या है, उपधातु है। एंटीमनी एस्टेटाइन, टेलुरियम, एंटीमनी, जर्मेनियम, पोलोनियम, बोरोन, आर्सेनिक, सिलिकॉन है ना। मैं लिख भी देता हूं, ये क्या हो गया, याद रह जाएगा ना। ये क्या है आपके एस्टेटाइन, एस्टेटाइन है ना। ये है आपके टेलुरियम, टेलुरियम। ये है एंटीमनी, एंटीमनी। ये है जर्मेनियम, जर्मेनियम है ना। ये है पोलोनियम, पोलोनियम है ना। ये है बोरोन, बोरोन। ये है आर्सेनिक, आर्सेनिक है ना। और ये है सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन। ये किस में आ गई, ये आ गई उपधातु में, मेटलॉइड में है ना। तो यहां पर आंसर क्या हो गया, अ आंसर हो गया। क्या हो गया, अ आंसर हो गया। ठीक है, 18वां समझ में आ गया। चले आगे, चलो। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार के आधार पर अनुपात कितना होता है। तो जल का सामान्य सूत्र क्या है, पहले तो ये बताओ दोस्तों। H2O, हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर। तो ये कितना हो गया, 2 + 16, तो कितना होता है, 18 होता है ना। तो देखो 2:16 है, तो ये कितना आ गया, 1:8। तो आंसर क्या देना होगा, अ इसका क्या है, आंसर है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार के आधार पर अनुपात क्रमशः कितना है, 1:8 है। चले आगे, चलो। विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग पर प्राप्त होते हैं। अगर तत्वों का एक निश्चित अनुपात होगा, एक फिक्स रेशियो होगा, एक डेफिनेट रेशियो होगा, तो अपने को यौगिक प्राप्त होंगे। और यही निश्चित की जगह वर्ड अनिश्चित लिखा हुआ था, इनडेफिनेट रेशियो होता, तो अपने को प्राप्त होते मिश्रण। क्या प्राप्त होते, मिश्रण। तो यहां पर अपने को आंसर देना होगा यौगिक। 2 या 2 से अधिक तत्वों या परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक का निर्माण होता है। यौगिकों की एक खासियत होती है कि उसमें जो भी आपने एलिमेंट्स मिलाए हैं उनका अपने को रेशियो फिक्स मिलेगा, है ना। कंपाउंड्स की क्या खासियत होती है, उसमें रेशियो क्या मिलता है, फिक्स मिलता है। समझ में आई बात। तो आंसर क्या है, स, यौगिक, कंपाउंड। विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग पर प्राप्त होते हैं यौगिक, कंपाउंड। ये बात समझ में आई। तो ये अपने 20 अच्छे क्वेश्चन थे जो आज अपने ने किए हैं। टोटल 8 सेट अपने हो गए हैं, 2 अच्छे सेट और करेंगे। तो केमिस्ट्री के 10 आपको अच्छे सेट मिल रहे हैं। इनकी प्रैक्टिस करना, काफ़ी कुछ इसमें आपको सीखने को मिलता है। अगर आपके पढ़ा हुआ है तो रिवीजन भी होता है। प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों, तब आपको मजा आएगा कि चीजें क्या होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। 20 अच्छे क्वेश्चन और आपके लिए लेके आऊंगा, और अच्छा सा उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। पढ़ते रहो, मस्त रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, है ना। छोटी मोटी बाधाएं सबके जीवन में आती है, जो हिम्मत रखता है वही आगे बढ़ता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।